कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि थक कर न बैठे ये मंजिल के मुसाफिर, कि थक कर न बैठे ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। इसी मोटिवेशन और एनर्जी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद SKPK में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं NCERT कक्षा 10 के एक्सरसाइज नंबर 1.2 के बचे हुए क्वेश्चनों का सलूशन। इससे पहले के क्वेश्चन का सलूशन हम इससे पहले वीडियो में बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के शेष बचे क्वेश्चनों का सलूशन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं चौथा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि HCF 306 और 657 का 9 है और LCM हमें पूछ रहा है इन्हीं संख्याओं का। ठीक, तो इसमें हम लिखेंगे कि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि किसी भी संख्या की पहली संख्या यानी कि A इंटू दूसरी संख्या B बराबर होता है LCM गुणे HCF के बराबर। ठीक, ये चीज़ हम जानते हैं। ये हम पिछली वाली एक्सरसाइज में भी डिस्कस कर चुके हैं और आपने इससे पहले वाली कक्षा में भी इसको पढ़ा होगा। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया है, पहली संख्या दी है, दूसरी भी दी है और HCF दिया है और हमें क्या ज्ञात करना है, LCM। तो हमारा LCM क्या हो गया, LCM इक्वल टू क्या हो गया, A इंटू B अपॉन HCF। ठीक, पहली संख्या हमें दी है 306 और दूसरी संख्या दी है हमें 657 अपॉन HCF हमारा कितना दिया है, HCF है 9। ठीक, 9 से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 306 को कट जाएगा, ये पूरा कट लगभग कट जाएगा। 3 9 3 27, 3 बचा, 9 चौक 36। तो LCM हमारा आएगा 34 गुणे 657। ठीक, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 22,338। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको छोटा सा क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें हमने क्या किया कि हम जानते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर आएगा किसके, LCM और HCF की मल्टीप्लिकेशन के बराबर। ठीक है, उसको हमने इधर उधर करके डिवाइड करके और ये निकाल लिया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां दिया है और 5वां दिया है, चलो उसको नोट डाउन कर लेते हैं, इसे मिटाते हैं। अब हम चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। तो 5वां क्वेश्चन हमारा दिया है कि जांच कीजिए कि संख्या की किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हो, चाहे 6 की पावर n हो या 4 की पावर n हो, ठीक है, 12 की पावर n हो, उन क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या पहले जांच करते हैं, हम देखते हैं, हम एक नियम याद रखेंगे ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए। जैसे आप नियम मान सकते हैं, रूल मान सकते हैं, जो कि होता है रूल, जो कि आपको हमेशा याद रखना है इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए, जो कि इस प्रकार है कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम
उसके अभाज्य गुणनखंडों में कम से कम एक बार, ठीक, कम से कम एक बार, ज़्यादा में ज़्यादा कितने बार भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक बार 2 गुणे 5 जो है वो बनना चाहिए, बनना चाहिए। ठीक है, ये नियम होता है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। क्या होता है कि यदि कोई संख्या अगर 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में क्या होना चाहिए, कम से कम एक बार उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 गुणे 5 बनना चाहिए। अब ये तो हम नियम हो गया, ये हमें याद रखना है। अब हमें क्वेश्चन में क्या लिखना है, हमें लिखना है ये बनना चाहिए, इसीलिए अतः 6 के गुणनखंड, 6 के गुणनखंड करने पर, ठीक। अब हम 6 के गुणनखंड करेंगे, किस प्रकार करेंगे देखते हैं। अब हम 6 के गुणनखंड करेंगे, ये नियम हमने लिख लिया। अब उसके बाद हम लिखेंगे 6 के गुणनखंड करने पर, 6 के गुणनखंड करने पर। हम 6 के गुणनखंड करेंगे किस तरीके से, 6 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 कम 3। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3। हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि 6 में 2 गुणे 3 बन रहा है, इसमें एक बार भी 2 गुणे 5 नहीं बन रहा है। इसीलिए हम अगला स्टेप क्या लिखेंगे कि इसीलिए चूंकि हमें क्या पता चला, चूंकि 6 का गुणनखंड करने पर, चूंकि हमें ये जो लिख रहे हैं वो लिखना जरूरी है, 6 का गुणनखंड करने पर, 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप में नहीं, 2 गुणे 5 के रूप में नहीं, अर्थात नहीं है। 2 गुणे 5 के रूप में इसके गुणनखंड जो है 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है, नहीं है, अर्थात यह कभी भी, अर्थात ये कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ठीक है, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। आप समझ पा रहे होंगे, इसके कहने का मतलब ये है कि 6 का गुणनखंड करने पर हमें 2 गुणे 5 के रूप में प्राप्त नहीं हो रहा है, इसीलिए 6 की पावर n जो हमें पूछ रहा है, 6 की पावर n क्या पूछ रहा है कि 6 की पावर n 0 पर समाप्त होती है या नहीं। तो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि 6 की पावर n का जो गुणनखंड है वो 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है, इसीलिए 6 की पावर n के किसी भी मान के लिए क्या होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6ठे नंबर का, उसमें पूछ रहा है, चलिए पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। दोस्तों हमारा 6ठा क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको कुछ संख्याओं के बारे में बताते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है। वैसे भी हम आपको इन संख्याओं की पूरी डिटेल जो है वो वीडियो नंबर 1 में प्रस्तावना में हम आपको दे चुके हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, जिससे यहाँ पर कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर भी हम आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है यानी कि भाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, ठीक। प्राइम नंबर क्या होता है कि वे संख्याएं जिनका गुणनखंड, ठीक, जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, जैसे कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो जाएं, ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं।
जैसे एग्जाम्पल में हमारे 4, 6, 8, 10, ठीक। ये क्या है, ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कैसे हैं, जैसे कि हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 1, ठीक, ये लिख सकते हैं। चलो लाइट आ गई है, बहुत अच्छी बात। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारे गुणनखंड कितने हो गए, 3 हो गए ना, एक 2 हो गया, ये हो गया, एक ये हो गया, और ये क्या होगी, हमारी भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 1। तो इसके गुणनखंड दो संख्याओं से अधिक होगा, इसीलिए ये क्या होगी, भाज्य संख्या हो गई। ऐसे ही हम 8 को क्या ले सकते हैं, 8 को ले सकते हैं 2 गुणे 8 को ले सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, ठीक। तो ये गई भाज्य संख्या। आई होप आपको भाज्य संख्याएं पता होंगी पहले से, फिर भी हमने आपको एक बार बता दिया। और अभाज्य संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं ये वो होती हैं, ठीक, अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका एलसीएम जिनका एचसीएफ होता है वो 1 होता है, ठीक, जिनका एचसीएफ 1 होता है। जैसे हम एग्जाम्पल मिले, जैसे कि 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, ठीक, 11 हुआ। इन सब का अगर हम एलसीएम लें, वो एचसीएफ लेंगे, ठीक, तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे 2 के गुणनखंड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, 2 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1, ठीक है। 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 1। 5 को इसी तरह 5 गुणे 1, और भी इसके संभव है नहीं है ना। ऐसे ही हम 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 1, बस। तो हमने क्या देखा, इन संख्याओं में हमने देखा कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड स्वयं और 1 के अलावा कुछ भी नहीं है, वे संख्या क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आई होप आपको भाज्य और अभाज्य के बारे में पता चल गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है, हमें कुछ गुणनखंड दिए हैं और पूछ रहा है कि यह अभाज्य क्यों है। तो हम देखते हैं क्यों है। हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इस तरीके से हमने लिखा, ठीक। इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, यहाँ पर देखेंगे क्या, 13 कॉमन कर लेंगे। 13 कॉमन कर लिए तो क्या बचा, 7 गुणे 11 गुणे 13 तो कॉमन हो गया, आप क्या बचा इधर, प्लस 1, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 13 इंटू 7 और 11 की गुणा करेंगे तो 11 7 77 प्लस 1, ठीक, यानी कि 77 प्लस 1 78। 13 गुणा 78, और गुणे में हम 1 भी लिख सकते हैं। किसी के गुणे में 1 लिखने से उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हमारे क्या आगे, इसके गुणनखंड क्या आए संख्या के, 13, 78 और 1। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये संख्या एक ऐसी संख्या है जिसके गुणनखंड 2 संख्याओं से अधिक हैं, ठीक। तो ये क्या होगी, हमारी भाज्य संख्या। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 2 से अधिक गुणनखंडों के रूप में होने के कारण। तो हम इसके कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि 2 से अधिक गुणनखंडों के रूप में होने के कारण, 2 से अधिक गुणनखंडों के रूप में होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। दोस्तों ये हमें लिखना जरूरी है, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने ये क्यों लिखा, ठीक। अब हमने इस संख्या को तो चेक कर लिया कि हाँ, इस संख्या में क्या है कि 2 से अधिक गुणनखंडों के रूप में होने के कारण ये क्या है, भाज्य संख्या है। अब हम अगली संख्या देखेंगे हमारी, ये है, इसको भी इसी तरीके से चेक करेंगे। आपने नोट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेंगे, ठीक है। दूसरी संख्या हमारी दी है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ठीक। अब इसको हमें चेक करना है कि यह भाज्य है या
अभाज्य है। तो हम इसको क्या करेंगे, देखेंगे दोनों संख्याओं में, यह प्लस का निशान है, दोनों संख्याओं में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। ठीक है, हम इसे 5 कॉमन कर लेंगे, इसे बाहर लिख लेंगे। तो क्या बचा हमारा 7 गुणे 6 गुणे 5 जो कॉमन हो गया, 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस इधर 5 कॉमन हो गया तो इधर 1 बचा। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 7 छंग 42 गुणे 3 3 दूनी 6 और गुणे 6 प्लस 1। ठीक, 5 6 की इसमें गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 चौक 24 1 25 प्लस 1। 5 इंटू 252 प्लस 1 बराबर 253। ठीक, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, और 5 गुणे 253 इंटू 1। ठीक, अब हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि इस संख्या में जो इस संख्या के गुणनखंड हैं वो दो संख्याओं से अधिक हैं। ठीक, तो ये क्या हुई हमारी भाज्य संख्या। तो इसके कंक्लूजन में हम वही चीज लिखेंगे जो हमने ऊपर लिखी थी इससे पहले। क्या लिखी थी कि इसी चूंकि इस संख्या में ये नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे इधर। ठीक, इस संख्या में 2 से अधिक गुणनखंडों के रूप में होने के कारण यह एक कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक, इसीलिए हमने इस कंक्लूजन में लिख देंगे, बस यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में, हमने देखा कि इसमें सिद्ध करवा रहा था कि ये संख्या और ये संख्या जो है वो भाज्य संख्या है या नहीं। हमने पहले इनके गुणनखंड किए, फिर हमने देखा कि हाँ कि गुणनखंड हमारे 2 से अधिक गुणनखंडों के रूप में आ रहे हैं, इसीलिए कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 7वें नंबर का। जो क्वेश्चन थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम है और थोड़ा लंबा भी है, इसीलिए हम उसे बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, हम आपको बुक से ही दिखा देते हैं। वो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर बार पूछा भी जाता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन है ये 7वें नंबर का क्वेश्चन ये है। थोड़ा इसको जूम करके आप देख भी सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी खेल के मैदान, ठीक, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक, एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर क्या है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, ठीक, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक, मतलब रवि 12 मिनट लगाता है और सोनिया 18 मिनट लगाती है। मान लीजिए कि भी दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि मान लीजिए कि वो एक ही समय पर एक ही स्थान पर से चलना एक ही दिशा में प्रारंभ करते हैं। ठीक, तो हमें इसमें क्या पूछ रहा है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। वे प्रारंभिक स्थान पर तो बहुत बार मिलेंगे, लेकिन कम से कम, ठीक, इसमें पूछ रहा है कि कितने समय बाद, कम से कम कितने समय बाद वे दोबारा प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम आपको फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। फिगर में इसमें इस तरीके से कुछ पूछ रहा है। इसका फिगर इस तरीके से है कि मान लीजिए यह क्या है, खेल का मैदान है वृत्ताकार। ठीक,
ये इसके चारों ओर पथ बना हुआ है। ठीक, यहाँ पर क्या है कि ये कोई स्थान है। ठीक, यहाँ से रवि और सोनिया चलना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए रवि जो है उसे कितने मिनट लगते हैं? सोनिया जो है उसे मिनट लगते हैं। सोनिया को मिनट लगते हैं 18 मिनट। ठीक, 18 मिनट सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। और इसी स्थान से रवि चलता है, उसको कितना समय लगता है? उसको लगते हैं 12 मिनट। ठीक, इस स्थान पर मान लीजिए ये चल रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो अब क्या देखते हैं, हम लॉजिक लगाएंगे इसमें कि सोनिया जो है वो 12 मिनट में चक्कर पूरा कर रही है। इसका मतलब ये इसकी स्पीड थोड़ी कम है। और रवि जो है, यहाँ पर रवि है, ये रवि जो है 12 मिनट में चक्कर पूरा कर ले रहा है। इसका मतलब ये तेज चल रहा है। इसका मतलब रवि जो है वो आगे निकल जाएगा और सोनिया पीछे रह जाएगी कहीं ना कहीं। ठीक, तो ये मान लीजिए सोनिया, ये हो गई रवि क्योंकि ये तेज चल रहा है, और ये हो गया सोनिया। ठीक, अब ये दोबारा कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ना, तो ये कम से कम कितने समय बाद मिलेंगे ये हमसे पूछ रहा है। तो हम ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, इसमें कम से कम समय पूछ रहा हो उसमें हम क्वेश्चन में क्या निकालते हैं, इन संख्याओं का क्या निकालते हैं? एलसीएम। हम इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि रवि और सोनिया चलने के बाद दोबारा इसी स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक, तो हम लिखते हैं अपना क्वेश्चन। तो हम निकालेंगे एलसीएम। पहले हम इनके गुणनखंड करेंगे। पहले 12, इस फिगर को हम मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत अब नहीं रही। 12 के गुणनखंड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 छंग 12, 2 से 2 3 6, फिर 3 से 3 एकम 3। ठीक, तो 12 को क्या लिख सकते हैं हम? 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक, इसी प्रकार 18 के गुणनखंड करेंगे हम, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 छंग 18, 2 नीम 18, फिर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2। अब एलसीएम हमारा क्या हुआ? मतलब इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी घात वाली संख्या को पहले लिखेंगे। यानी कि यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, 2 है, यहाँ 3 है। 2 की अधिकतम घात कितनी है? 2 की अधिकतम घात है 2। और 3 की अधिकतम घात कितनी है? 3 की अधिकतम घात है 2। ठीक, तो 2 दूनी 4 इंटू 3 3 9, तो 9 चौक 36। ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया 36। ठीक, अब 36 हमारा एलसीएम हो गया। अतः हम इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। हमारा एलसीएम कितना आया? 36। तो हम लास्ट स्टेप में उत्तर में अपने क्या लिखेंगे कि इसीलिए इस तरीके से लिखेंगे, चूँकि 18 और 12 का एलसीएम इजिकल टू 36, इसीलिए सोनिया और रवि 36 मिनट, रवि और सोनिया कितने 36 मिनट बाद दोबारा मिलेंगे। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो रवि और सोनिया 36 मिनट बाद दोबारा मिलेंगे तो और मतलब मिलते रहेंगे, अगर वो चलते रहेंगे तो मिलते रहेंगे, लेकिन कम से कम वो 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक, इस तरीके से हमारे इस एक्सरसाइज के प्रश्नावली 1.2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें हमारी वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एजुकेशन विद एसके पीकू को सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार की नए अपडेट और एनसीईआरटी सॉल्यूशन पाने के लिए हमें सपोर्ट करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद।